एवरीवन, वेलकम टू आरएस इंटेलेक्ट इनसाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेटिव सपोर्ट का जो लेसन 1 है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो लेजिस्लेटिव सपोर्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो उसके अंडर ही आ जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंडर हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट, फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे। ओके, देखो इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे जो पीपल्स के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही शासन करते हैं। यानी कि जो जनता है, जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है और एक बार जब जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेती है, फिर उसके बाद ये जो जनप्रतिनिधि है एक संसद हो या फिर संसद का सदस्य हो या फिर विधानसभा का सदस्य हो या फिर स्थानीय यानी कि लोकल इंस्टीट्यूशन हो, तो ये सारे एक सदस्य के तौर पे कार्य करना स्टार्ट कर देती है। और इनके लिए ना जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये सारे वर्ड इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें ना इस वीडियो में आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो सांसद है, जो विधायक है, जो सरपंच है, तो वो उन कैसे बनते हैं, उनके पास क्या क्या पावर होते हैं, उनके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए उनके पास जो पावर्स है वो क्या है, उनका वर्क क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाया गया है और इसमें जो लेजिस्लेचर है उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, यानी कि संसद के नाम से इनको जाना जाता है। और आर्टिकल 79 में ये बोला गया है कि ये जो फॉर्म होगा किसको मिला के होगा? प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस, फर्स्ट राज्यसभा एंड लोकसभा। तो जो प्रेसिडेंट है एंड जो 2 हाउसेस है हमारे राज्यसभा एंड लोकसभा, इनको मिला के इसको कंसिस्ट किया जाएगा। ठीक है। और अगर हम वहीं पे बात करें प्रेसिडेंट का, कि जो प्रेसिडेंट है वो कैसे चुना जाएगा, तो वो जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का पहला नागरिक होगा जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा और इसको प्रथम नागरिक माना जाता है प्रेसिडेंट को। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति है ना, उनको देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। बात करें लोकसभा एंड राज्यसभा की, तो जो राज्यसभा में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं वो इनडायरेक्टली करवाए जाते हैं और जो लोकसभा में जो इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं वो डायरेक्टली होते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये पार्लियामेंट का मैंने एक पिक्चर्स लगाया है। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो लोकसभा है इसको लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, वहीं पे राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। जो लोकसभा है यहाँ पे जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो 552 होते हैं, बट करंटली अभी कितना है? 543 है। कितना है? देखो इसमें ना पहले जो 2020 है, 20 से ना पहले इसमें 545 जो यहाँ पे मेंबर थे वो थे, बट 2020 के बाद ना 543 है, क्योंकि जो पहले 2 मेंबर जो होते थे एंग्लो इंडियन, जो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे, उनको ना हटा दिया गया। वो जो प्रावधान है उसको रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से अब जो मेंबर है करंट में वो कितने हैं? 543 मेंबर है। बिफोर 2020 आर्टिकल 331 of the Constitution state that if the Anglo-Indian community is underrepresented in the Lok Sabha, President can nominate 2 members from among their community to represent the Anglo-Indian community. But देखो आर्टिकल 331 के तहत उसमें ये प्रावधान दिया गया था कि जो 2 मेंबर होंगे ना उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन जनवरी 2020 के बाद जो प्रोविज़न था रिजर्वेशन का उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है। वहीं हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में ना जो मेंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं ना वो फिक्स होते हैं 250।
मेंबर राज्यसभा में होते हैं। और करंट में बात करें कितने हैं, तो करंटली जो इसकी स्ट्रेंथ है, अगर हम करंट की बात करें कि करंट में इसका जो स्ट्रेंथ है वो कितना है मेंबर का, तो 245 है। और इसमें जो 12 मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये किस फील्ड से होते हैं, ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, लाइक सोशल सर्विस, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलिटी एंड अचीवमेंट इन रिस्पेक्टिव फील्ड। फिर उसके बाद जो 233 मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, जो स्टेट्स है एंड यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ से ये इलेक्टेड होते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, तो मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि जो सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार होता है ना, वोटिंग के द्वारा यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे कहाँ से होते हैं इलेक्ट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। जो लोकसभा है यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वहीं यहाँ पे राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो लोकसभा है ये परमानेंट हाउस है कि नहीं है, तो जो लोकसभा है ये परमानेंट हाउस नहीं है, ये टेम्पररी हाउस है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है 5 ईयर का होता है। लेकिन कभी ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि मतलब इसको डिजॉल्व करना पड़े, तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व दिस हाउस इवन बिफोर 5 ईयर ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो लोकसभा है ये 5 ईयर से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस और ये जो राज्यसभा है ये डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि 1/3 ऑफ मेंबर जो है रिटायर होते रहते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल में जो यहाँ के मेंबर है वो रिटायर होते रहते हैं। और इसका जो टेन्योर होता है ये 6 ईयर का होता है, यानी कि जो लोकसभा है वो 5 ईयर का होता है और जो राज्यसभा है उसका टेन्योर कितना है, 6 ईयर्स का है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए क्या क्या हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए, तो देखो सबसे पहले पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का होना चाहिए। If a person want to be elected to the Rajya Sabha, his age should be not less than 30 years, यानी उसकी जो एज है, अगर वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट होना चाहता है तो उसकी एज 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर वो लोकसभा के लिए इलेक्ट होना चाहता है, यानी लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो उसका जो एज है 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स जो राज्यसभा है उसमें 30 मांगा है, 30 ईयर्स एज मांगा है, जबकि लोकसभा में 25 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा के लिए 25 साल, जबकि राज्यसभा के लिए 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। थर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट बैंकरप्टेड और प्रिवेंटेड माइंड पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति दिवालिया ना हो या फिर उसका जो माइंड है प्रिवर्टेड ना हो, यानी जैसे होता है ना कि विकृत मस्तिष्क वाला हो, मतलब पागल टाइप का हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पार्लियामेंट का मेंबर बनना है तो व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी अपराधी नहीं होना चाहिए, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं। और व्यक्ति में संसद द्वारा निर्धारित किए गए अन्य योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है, The person should also have other qualifications prescribed by the parliament. It means कि जो पर्सन है उसके अंदर और भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है ना, वो क्वालिफिकेशन भी उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अयोग्यता होता है, यानी डिसक्वालिफिकेशन, वो क्या क्या है तो हम उसको पढ़ते हैं, जो कि कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, क्या क्या कंडीशन है। पहला ये है कि इफ़ पर्सन होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देन
द पर्सन कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति ने सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ के पद पे अगर वो आसीन है या फिर कोई लाभ के पद को धारण कर रखा है, तो वो व्यक्ति जो होगा वो पार्लियामेंट का सदस्य बनने योग्य नहीं होगा। If a person voluntarily takes citizenship of another country, if he will disqualify become a member of parliament. It means अगर कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, किसी और देश का वो नागरिक अपनी स्वच्छता से उसने नागरिकता ले रखी है, तो वो भी जो पार्लियामेंट है उसका मेंबर बनने के योग्य नहीं होगा। यानी कि वो अपनी मर्जी से इंडिया की नागरिकता छोड़ के किसी और देश की नागरिकता को अपना रखा है, तो वो भी संसद का मेंबर बनने के योग्य नहीं होगा। If a person is disqualified by any law made by parliament, that person cannot become a member of parliament. यानी कि यदि कोई व्यक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, तो भी वो व्यक्ति संसद के सदस्य बनने योग्य नहीं है। ठीक है। Apart from the disqualification, the parliament has also determined several other disqualification under representation by people act of 1951 like। देखो यहाँ पे बोला गया है कि इन डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा भी कुछ और भी डिस्क्वालिफिकेशंस डिटरमाइन किए गए हैं। जो एक्ट है 1951 उसके तहत कि अ पर्सन हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू मोर देन 2 years इन अ क्राइम कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो 2 साल की सज़ा काट के आ चुका है, तो वो भी व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकता है। इसके अलावा that person cannot become a member of parliament if convicted for any corruption and bribery। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार के मतलब साथ है या फिर किसी तरीके के रिश्वतखोरी में वो दोषी ठहराया गया है, तो उस व्यक्ति को भी पार्लियामेंट का सदस्य बनने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। The person cannot be a member of parliament who has convicted by the court of promoting social crime like dowry untouchability। उस व्यक्ति को भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनने दिया जाएगा जो व्यक्ति कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया गया है कि उसने छुआछूत या फिर किसी भी तरीके का दहेज प्रथा वगैरह को बढ़ावा दिया है और कोर्ट ने उसको दोषी बताया है, तो वह व्यक्ति भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। तो ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर हम आप बात करें पावर एंड फंक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके सदस्यों की जो शक्तियाँ और कार्य है वो क्या क्या है, तो देखो इससे पहला है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियाँ। इसके अंडर क्या आता है, एमपीएस पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट। यानी कि जो भी लॉ बनते हैं ना, लॉ मेकिंग जो प्रोसेस होते हैं उसमें ये क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। कौन, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो। मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यानी जो यूनियन लिस्ट है, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, उन पे ये क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। जो केंद्र सूची और समवर्ती सूची के अंदर जो विषय है ना, उनके ऊपर ये लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अलॉन्ग विद इंट्रोड्यूसिंग द बिल एंड पार्लियामेंट दे कैन ऑल्सो सजेस्ट अमेंडमेंट इन द रिलेशन टू एनी अदर बिल। यानी कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, यहाँ पे जितने भी बिल पेश किए जाते हैं, तो उसके साथ जो अदर बिल भी जो पेश होता है ना, उसके संबंध में ये लोग अमेंडमेंट का भी सुझाव देते हैं, यानी कि संशोधन का भी ये सुझाव देते हैं और ये बिल भी पेश करते हैं। ठीक है। Apart from this subject, such as creating of new state, dispute related to border of state formation and determination of state legislative council, changes of name, determination of jurisdiction of Supreme Court and High Court, etc. इसके अलावा क्या करते हैं ये लोग, जैसे कि स्टेट का फॉर्मेशन करना है, बॉर्डर का डिस्प्यूट करना है, या फिर आप राज्य विधान परिषदों का निर्माण करवाना है, किसी नेम में चेंज करवाना है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो अधिकार है उसका जो क्षेत्र है उसका निर्धारण करना। इन सभी विषयों पर क्या सांसद द्वारा सदन में चर्चा भी की जाती है।
और ये सारे ही जो विषय हैं ये सांसद के विधायी शक्तियों के अंडर ही आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है सुपरवाइजरी पावर। सेकंड है आपका सुपरवाइजरी पावर। इसके अंडर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो किस चीज़ का यूज करते हैं? एडजॉर्नमेंट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन एंड प्रिविलेज मोशन इन द हाउस। ये यानी जो अविश्वास प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, विशेष अधिकार का जो प्रस्ताव है, इन सब का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही इसके अलावा जो MPs ask question during the question hour and jury। इसके अलावा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, वो जो क्वेश्चन आवर होते हैं ना, क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर, उस टाइम पे ये लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द ऑल्सो मॉनिटर स्टैंडिंग एंड एड हॉक कमेटी रिलेटेड टू पब्लिक अकाउंट्स एस्टिमेट्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट। इट मीन्स इसके अलावा जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं? जो एडहॉक कमिटीज़ है, एडहॉक कमिटीज़ रिलेटेड टू पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेटेड एंड वेरियस डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे एडहॉक कमेटी हो गया, पब्लिक अकाउंट हो गया, एस्टिमेट कमेटी हो गया, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद इनके पास आता है थर्ड पावर, इलेक्टोरल पावर। इलेक्टोरल पावर्स क्या होता है कि जो ये होते हैं पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं ना, ये आम जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। इनका जो निर्वाचन होता है आम जनता यानी कि नॉर्मल पीपल्स जो होते हैं उनके द्वारा ही चुने जाते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये आगे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं, ये उनका चुनाव भी यही लोग करते हैं। लोकसभा MPs इलेक्टेड द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड ऑन द अदर हैंड राज्यसभा MP इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। यानी इसमें ये बोला गया है कि एक तरफ अगर हम बात करें लोकसभा के, तो लोकसभा के जो सांसद है, लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी ये लोग करते हैं, और दूसरी तरफ जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सांसद है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके अलावा MPs participate in the process of making rules related to elections of the president, vice president, both the house of parliament and the state of legislature। यानी कि और जितने भी ये इलेक्शंस होते हैं ना, तो इलेक्शंस में जो रूल्स वगैरह बनते हैं, तो उन रूल्स को बनाने में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आ गया आपका इलेक्टोरल पावर्स। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में क्या होता है कि जितने भी अमेंडमेंट वाले प्रोसेस होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। MPs फ्रॉम द बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा टेक पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, और ये 3 प्रकार से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। पहला होता है आपका अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, सेकेंड अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, और थर्ड है अमेंडमेंट बाय कंसेंट ऑफ स्पेशल मेजोरिटी एंड लेजिस्लेचर ऑफ मोर देन हाफ द स्टेट्स। यानी कि जो विशेष बहुमत है ना, तो विशेष बहुमत और आधे से ज़्यादा राज्यों के जो विधानमंडल की सहमति है उनके द्वारा भी संशोधन किया जाता है। तो चेंजेस करने होते हैं किसी भी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं ना, तो उसमें भी पार्टिसिपेट ये लोग करते हैं। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव रिलेटेड पावर। यानी कि रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधि संबंधी जो शक्तियाँ होती है ये वो होते हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो किसी न किसी तरीके से चुन के ही आते हैं, किसी न किसी फील्ड से चुन के आते हैं, यानी कि किसी न किसी क्षेत्र से, ठीक है। तो वो अब जब चुन के आ रहे, लोगों के द्वारा चुन के आ रहे, तो वो क्या करेगा, जो जनता है, जो पब्लिक है, उनकी आकांक्षाओं को भी दिखाएगा, शो करेगा, उनकी जो आकांक्षाओं, उनके जो विशेष है उनको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करके उनकी जो एस्पिरेशंस होते हैं ना उनको पूरा करने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो ईच MP इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जो मेंबर्स होते हैं ये चुन के आते हैं। ही रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटिंग हिज कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब कि जहाँ से वो चुन के आए हैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वहाँ के जो पब्लिक है उसके एस्पिरेशंस यानी कि आकांक्षाओं को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ही रेज इशूज रिलेटेड टू हिज कॉन्स्टिट्यूंसी इन पार्लियामेंट। जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, यानी कि जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, तो वहाँ के जो मुद्दे हैं उसको ये पार्लियामेंट में उठाते हैं, बताते हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। द पर्पस एंड
मेंटेन प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो इंस्पेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और द स्टेट गवर्नमेंट बाय द MP। इसके अलावा इसमें क्या बोला गया है कि जो भी प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होते हैं ना, किसके द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा या फिर राज्य के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनके द्वारा जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो लागू किए जाते हैं, उनका ये क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उनका ना ये देखभाल करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरा एक तरीके से उस पर निगरानी रखते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कैन नेदर लेवी एनी टैक्स ऑन इनक्योर एनी एक्सपेंडिचर विदाउट परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। तो देखो, सांसद की अनुमति के बिना, यानी पार्लियामेंट की अनुमति के बिना गवर्नमेंट जो है ना तो किसी प्रकार का टैक्स लगा सकती है और ना ही कोई एक्सपेंडिचर उनको बिना बताए कोई खर्च कर सकती है, ठीक है। और जो बजट होते हैं ना, जो बजट है वो ओनली पार्लियामेंट में ही प्रेजेंट किया जाता है और बिना इसके परमिशन के, बिना इसके अप्रूवल के बजट को पास नहीं किया जा सकता। As a member of various financial committee, MPs examine the control and government's expenditure। देखो इसमें ना अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल कमिटीज़ होते हैं इसके अंडर, और जो ये मेंबर्स होते हैं ना पार्लियामेंट के, ये जो गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जितने खर्चे होते हैं, उसका क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर होते हैं उस पर ये लोग कंट्रोल भी करते हैं कि मतलब फालतू का खर्च तो नहीं कर रहे, बिना परमिशन के कुछ चीज़ें टैक्स वगैरह तो लागू नहीं कर रहे। तो ये सारे जो पावर्स होते हैं इनके अंडर ही आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ हम अदर पावर्स की बात करें कि और क्या क्या पावर्स है, तो देखो आर्टिकल 352, 356 एंड 360, इन सब के तहत एमरजेंसी का भी इनके पास पावर है, स्पेशल राइट है। 352 आपने पढ़ा होगा कि जो इमरजेंसी के केसेस होते हैं तो ये तीनों आर्टिकल्स लगाए जाते हैं। 360 तो अभी नहीं लगा है, क्योंकि जो 360 आर्टिकल है ये जब भी ऐसा कोई वित्तीय संकट आ जाता है तब लगाया जाता है, तो अभी तो हमारे इंडिया में नहीं लगा है। आर्टिकल 352 ये आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में लगाया था, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे 1975 टू 1977। तो ये पावर जो है ये भी जो सांसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके मेंबर्स को मिला हुआ है। इमरजेंसी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट एट द सजेशन ऑफ द बोर्ड एंड मिनिस्टर। और हाँ, इस पावर में ये भी बोला गया है कि जो इमरजेंसी है राष्ट्रपति तभी इसकी घोषणा कर सकता है जब जो वहाँ के जो दोनों सदन हैं, जो पार्लियामेंट के, जो यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, फिर जाके ये आपातकाल लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक वो परमिशन नहीं देंगे ना तब तक हम यहाँ पे इमरजेंसी नहीं लगा सकते, ऐसा रूल बना दिया गया है। क्योंकि पहले ना ये नहीं था, जब 1975 में जब इमरजेंसी लगाया गया था तो उस टाइम पे जो फखरुद्दीन अली अहमद थे तो उनका परमिशन लिया और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा देश में प्रॉब्लम आई थी और जो फंडामेंटल राइट्स है ना उसको भी बैन किया गया। तो अब फिर उसके बाद जब कमेटी बनी थी आफ्टर इमरजेंसी, जब इमरजेंसी ख़त्म हुआ 1977 में, तो उस टाइम पे फिर कमेटी वगैरह बनाई गई। उसके बाद बोला गया, शाह आयोग बना था, तो उसमें ये बोला गया था कि नहीं अब ऐसा नहीं लगाया जाएगा एकदम से, बिना आप किसी चीज़ को बताए हुए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हो, पहले आप सूचना दो। उसके बाद अगर सब लोगों ने सजेस्ट किया, जो पार्लियामेंट है, उसके बाद जब पार्लियामेंट से वो पास हो जाएगा उसके बाद आप इमरजेंसी लगा सकते हो। और इसके अंदर ये भी बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि आपका हो गया आर्टिकल 21 हो गया, और इसके अलावा राइट टू स्पीच हो गया, तो इन आर्टिकलों को आप बैन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोला गया था, क्योंकि जब 1975 में लगा था इमरजेंसी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, यहाँ तक कि उनको बोलने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर उसके बाद ये सारे नियम लाए गए कि नहीं, अब बिना पार्लियामेंट से पास हुए बिना आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हो। तो ये पावर भी है इनके पास, ठीक है। लेकिन ये इमरजेंसी कब लगाएंगे, जब लोकसभा
और राज्यसभा, इन दोनों से अप्रूवल पास होगा तभी। MPS has right to approve the implementation of national, state and financial emergency। यानी कि जो सांसद है उसके सदस्यों के पास नेशनल और स्टेट और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी इनको भी लागू करने और इसको स्वीकृति देने का भी अधिकार है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है उसको कुछ प्रिविलेजेस भी दिए गए हैं, जो कौन कौन से, पहला तो ये है MPS कैन नॉट बी हेल्ड कैप्टिव ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री proceeding 40 days before the commencement of proceeding and 40 days after conclusion of the proceedings। However, this right only available in civil cases। इसका मतलब ये है कि जो सांसदों को संसदीय कार्यवाही के दौरान या फिर कार्यवाही के जो स्टार्टिंग टाइम है उसके मतलब 40 दिन पहले और जो भी कार्यवाही हो रही है, कमेंसमेंट हो रही है, उसके 40 दिन बाद, ठीक है, बंदी नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी भी तरीके से बंदी नहीं बनाया जा सकता। और यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में ही उपलब्ध है, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, MPS हैव कंप्लीट फ्रीडम टू मेक स्पीच इन पार्लियामेंट। द कोर्ट कैन नॉट टेक एनी एक्शन ऑन एनी स्टेटमेंट गिवन बाय MP इन पार्लियामेंट। नंबर है ना यहाँ के, वो पार्लियामेंट में बिल्कुल ही फ्री होके अपना स्पीच दे सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट जो है किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं ले सकता और जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना उनके सदस्य के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है तो उसके ऊपर जो कोर्ट है वो कोई भी तरीके का एक्शन नहीं ले सकता है। तो ये कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। पहला तो ये कि जब भी कोई कार्यवाही चल रही हो तो उससे 40 दिन पहले और कार्यवाही के 40 दिन बाद उसको वो बंदी नहीं बना सकते। और साथ में इसके अलावा जो पार्लियामेंट के मेंबर है वो भाषण देने के लिए प्रॉपर फ्री है, ठीक है। और जो भी कोर्ट है, कोर्ट किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले सकता जो उनके मेंबर के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उस पर। तो ये था, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में और क्या होता है, इसके जो पावर्स है, इसके जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा, मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ कि पार्लियामेंट क्या होता है और पार्लियामेंट के जो हाउस है, 2 हाउस है, लोअर हाउस अपर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा, वो क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस पढ़ा। इसके साथ ही क्वालिफिकेशन पढ़ा हमने और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है और 1951 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है उसको भी पढ़ा हमने। पावर एंड फंक्शंस पढ़े हमने, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है पार्लियामेंट और इसके मेंबर्स के बनने के लिए क्या क्या हमारे पास योग्यता होनी चाहिए। इसके जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से इसके PDF आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल पे दिया गया है और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो वीडियो को शेयर करो और लाइक कर दो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप अपना डाउट रख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।